हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल AW ऑनलाइन एजुकेशन में। तो ये रेस्पायरेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर हम आज 5 देखेंगे। इससे पहले हम 4 वीडियो देख चुके हैं। हम लेक्चर 5 में श्वसन की क्रियाविधि को समझेंगे, जिसका काफ़ी हद तक हिंट हम इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें लेक्चर 4 में। अब देखिए इस श्वसन की क्रियाविधि में क्या क्या पद सम्मिलित होते हैं। हम एक एक पद पर अच्छे से डिस्कस करेंगे और NCERT की एक एक लाइन के लेकर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए श्वसन 2 चरणों में सम्मिलित होता है, मतलब श्वसन के 2 चरण होते हैं। अंत्यश्वसन के दौरान, अंत्यश्वसन के दौरान। अंत्यश्वसन का मतलब है, अंत्यश्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन अंत्यश्वसन, जिसमें एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल की वायु फेफड़ों के अंदर की तरफ खींची जाती है, उसे हम इंस्पायरेशन कहते हैं। दौरान वायुमंडल वायु को अंदर खींचा जाता है। और निश्वसन का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं इसे एक्सपायरेशन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्सपायरेशन, जिससे अन्य गैसों को जैसे CO2 को फेफड़ों से बाहर मुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा फुफ्फुसीय का मतलब होता है लंग्स, मतलब फेफड़ों को फुफ्फुसीय शब्द भी कहते हैं, मतलब फेफड़ों को फुफ्फुसीय भी कहते हैं, क्योंकि फेफड़े जो होते हैं वो एक स्पंज की तरह होते हैं, इसलिए स्पंजी चीज़ को हम फुफ्फुसीय कह सकते हैं। वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़े एवं वायु के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। इसे समझिए, दाब प्रवणता। इससे पहली वीडियो में भी हम बता चुके हैं, लेकिन इसमें भी बताएंगे। देखिए जैसे ये ATM है, मतलब एटमॉस्फेयर। हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर का दाब 100 है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो वायु है उसका दाब 100 है। और हमारे जो लंग्स हैं, मतलब ह्यूमन के जो लंग्स हैं, अब इनका जो दाब है वो मान के चलिए आप 95 है। अब इनके बीच में जो अंतर आया वो क्या कहलाएगा? वो दाब प्रवणता। उनके बीच का जो अंतर है इसे हम दाब प्रवणता कहते हैं। इस दाब प्रवणता के कारण ही एटमॉस्फेयर की वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसकी मैकेनिज्म को हम क्रियाविधि को अच्छे से समझेंगे। अंत्यश्वसन मतलब इंस्पायरेशन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो। अर्थात मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये कह रही है लाइन, अंत्यश्वसन मतलब इंस्पायरेशन तभी हो सकता है जब फेफड़ों का दाब वायुमंडल के दाब से कम हो। देखिए कोई भी चीज़ ग्रेडियंट के अनुसार चलती है। ग्रेडियंट मतलब प्रवणता के अनुसार, अधिक से कम की ओर। तो ये नियम यहाँ पर भी फॉलो होता है। अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडल दाब के सापेक्ष कम होता है। मतलब जब स्टार्टिंग में आप जब फेफड़ों को खाली कर देंगे तो मान के चलिए फेफड़ों का जो दाब होता है अंदर, ऑक्सीजन जो वायुमंडल के दाब से कम होता है। तो इस तरह से निश्वसन तब हो जाता है, मतलब इंस्पायरेशन हो जाता है, जब फुफ्फुसीय दाब वायुमंडल दाब से अधिक होता है। जब फेफड़ों का दाब वायुमंडल दाब से अधिक हो जाता है तो वायु बाहर निकाल दी जाती है। देखिए डायफ्राम को हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था। डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह, जिस समूह के अंतर्गत देखिए पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंत्यपार्श्विक मतलब इंटरकोस्टल इस तरह से प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। मतलब वो इस तरह से प्रवणता उत्पन्न करते हैं कि वायुमंडल का दाब अधिक हो जाए तो वायु
फेफड़ों के अंदर चली जाए, और जब फेफड़ों के अंदर वायु दाब ज़्यादा हो जाए तो वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाए। ये पेशियाँ इस कार्य करने में मदद करती हैं। अब अंत्यश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, मतलब जैसे डायफ्राम का संकुचन होता है तो जो डायफ्राम का संकुचन हो जाता है तो हमारे जो फेफड़े हैं, जो मानव के फेफड़े होते हैं, उसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ जाता है तो वायु बाहर, इस बात को हम एनसीईआरटी के डायग्राम लेके समझते हैं। देखिए, जैसे ही डायफ्राम का संकुचन होगा डायफ्राम अंदर नीचे की तरफ आएगा तो ये पेशियाँ बाहर की तरफ फैल जाएंगी। पेशियाँ, उरोस्थी, पसलियाँ, पसली पंजर, मतलब अब आयतन में वृद्धि हो जाएगी। जैसे ही ये साइड में ये इधर की तरफ और पेशियाँ इधर की तरफ भागेंगी तो ये लंग्स में दाब, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा मतलब आयतन बढ़ जाएगा लंग्स का। अब आप जानते हैं कि आयतन जब बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, मतलब दाब कम हो जाता है, तो वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाएगी। और ये शुरुआत कौन करता है? डायफ्राम के संकुचन से शुरुआत होती है। पसलियाँ और उरोस्थी, और ये इसका आयतन, डायफ्राम का आयतन बढ़ा देती हैं। अब देखिए, जो अग्र पक्ष एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के बक्ष गुहा आयतन बढ़ा देती है, मैं समझा चुका हूँ। बाह्य अंतरपार्श्विक पेशियाँ, संकुचन पसलियाँ और उरोस्थी ऊपर उठ जाती हैं, मैं बता चुका हूँ अभी डायग्राम में, जिससे पृष्ठधार बक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। बक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुसीय के आयतन में भी समान वृद्धि रहती है। मतलब ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपके जो किसी तरह का परिवर्तन होता है आयतन में, अगर पसलियाँ बाहर की तरफ खिंच जाती हैं तो फेफड़े भी अपना आयतन बढ़ा लेते हैं, जिससे फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है, और वायुमंडल का जो वायु है वो फेफड़ों के अंदर आ जाती है। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसीय दाब को वायुमंडल दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों में अंदर आ जाती है, अर्थात अंत्यश्वसन की क्रिया हो जाती है, इंस्पायरेशन की क्रिया हो जाती है। मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये इधर से पसलियाँ हैं, ये पसलियाँ होती हैं, ये उरोस्थी होती है। अब ये पसलियाँ, जैसे डायफ्राम, ये इस तरह से डायफ्राम होता है, जैसे डायफ्राम नीचे की तरफ खिंचता है, देखिए अगर हम इसे गोल कर देंगे तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम इसे सीधा करेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। जब इसकी लंबाई बढ़ती है तो ये ये जो पसलियाँ हैं ये बढ़ जाती हैं। जब पसलियों में आयतन बढ़ जाता है, पसलियों बाहर की तरफ चली जाती हैं, ये बाहर की तरफ चली जाती हैं, तो लंग्स भी अपना आयतन बढ़ा लेते हैं, जिससे आयतन बढ़ता है और दाब घट जाता है, और एटमॉस्फेयर का दाब क्या होता है? बढ़ जाता है कंपेयर टू लंग्स के। मतलब लंग्स के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर का दाब बढ़ जाता है, जिससे इंस्पायरेशन की क्रिया हो जाती है, इंस्पायरेशन की क्रिया हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंस्पायरेशन की क्रिया समझ में आ गई होगी।